नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं। हुंकार की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। यूपी में 3 चरणों के चुनाव के बाद अब राजधानी लखनऊ की बारी आ गई है। कल चौथे दौर में राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये दौर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार यूपी के चारों क्षेत्र यानी वेस्ट यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध के वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उधर चौथे दौर के चुनाव से पहले बीजेपी जीत का चौका मारने का दावा कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने आज यूपी की चुनावी रैलियों में यह दावा किया कि 2014 और 2017, 2019 की जीत के बाद बीजेपी इस बार जीत का चौका मारेगी। अखिलेश यादव 22 में बाइसाइकिल यानी साइकिल का दावा कर रहे हैं। बहराइच की रैली में पीएम ने रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े का हवाला दिया और यह कहा कि दुनिया में उथल पुथल मची है, ऐसे में एक मजबूत सरकार और मजबूत भारत की दरकार। आज की हुंकार यूपी में चौथे दौर के बीच इसी वार पलटवार पर। लेकिन देखिए चुनावी रैलियों में किस नेता ने किस तरह दम भरा। यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुलटॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच फिर वोट मांगने आए हैं। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे, साफ कर देंगे। और सहयोग समर्थन जो हमें बुजुर्गों का, किसानों का, माताओं बहनों का मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि 22 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये जो पेशेवर माफिया थे, धमकीबाज थे, पेशेवर गुंडे थे, 4.5 वर्षों तक जिलों के अंदर दुबके थे। चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बाहर आकर के धमकीबाज बन गए, धमकी दे रहे हैं। हमने कहा देखो थोड़े दिन और इनकी गर्मी रहने दो, 10 मार्च के बाद सब शांत हो जाएगा। कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आ गए हैं, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में और शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है। राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी तमाम खास मेहमानों को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फैजान खान है बीएसपी के प्रवक्ता, पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता, अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले राकेश जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ। हाँ भाई, कैसे मारेंगे चौका, फॉर्मूला बताइए। फैजान खान भी सुन रहे हैं, अरुण राजभर भी सुन रहे हैं, पंकज श्रीवास्तव भी सुन रहे हैं, थोड़ी मदद उनकी भी कीजिए। देखिए रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर हमने जो 5 वर्षों में काम किया है और 7.5 वर्षों में जो केंद्र की सरकार ने काम किया है, इस डबल इंजन की सरकार के अपने कामकाज के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमने अपना रिपोर्ट कार्ड, जब पहले 100 दिन हमारे पूरे हुए थे तो योगी आदित्यनाथ जी ने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखा, जब 6 महीने पूरे हुए तो 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड रखा, जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो वर्ष का रिपोर्ट कार्ड रखा है। अब जब 5 वर्ष पूरे हुए हैं तो हम 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर के गए हैं। हमने संकल्प पत्र जनता के बीच में रखा है कि 5 वर्ष में हमने जो किया है हम अगले 5
5 वर्ष में क्या करेंगे। हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और हम फर्क बता रहे हैं कि पिछली सपा सरकार में क्या हुआ था और आज हमारी सरकार ने क्या किया है। रिपोर्ट कार्ड और आपने जो संकल्प पत्र है, ये दो। आप ये कह रहे हैं विकास के मसले पर जा रहे हैं। अरुण राजभर जी, विकास के मसले पर जा रहे हैं और आप लोग उधर सोशल इंजीनियरिंग करने में लगे हुए हैं। इन्होंने इतना विकास कर दिया कि जो नौकरी गिनाते हैं वो नौकरी पाने वाला नेपाल भाग जाता है, ये पकड़ नहीं पाते हैं और उसको पकड़ने के लिए पूरी फोर्स लगा देते हैं। वो नेपाल के तराई के इलाके में गायब हो जाता है, वो नौकरी नहीं मिल पाता है। कितने नौकरी दिए हैं उत्तर प्रदेश की जनता बड़े अच्छी से देख रही। नौजवान जब नौकरी मांगने गया तो लाठियां बरसाई। उत्तर प्रदेश की महिलाएं जब अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, मानदेय बढ़ाने के लिए लखनऊ गए तो धरना दिए तो लाठियां बरसाए। उत्तर प्रदेश के गरीब जब महंगाई कम करने की बात की तो लाठियां दिया। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक घोटाला हुआ, नौजवान गए घोटाले की जांच कराने के लिए तो लाठियां बरसाए। उत्तर प्रदेश में सांड जो इनके छोड़े हुए छुट्टे जानवर है, किसान रात में भी अगोर रहा है, दिन में भी अगोर रहा है और पूरी तरीके से सुरक्षित अपने आप को किसान महसूस नहीं कर रहा है। तो इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में कुछ किया नहीं है, इन्होंने सिर्फ नाम बदला है, रंग बदला है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की नाम बदला, रंग बदला। राकेश त्रिपाठी जी, फॉर्मूला जो आप लोगों का है वो या तो लाठी है या बुलडोजर है। अरुण जी सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखिए अरुण राजभर जी ने इतनी लाठियों का जिक्र किया, एक बार भी इन्होंने नहीं बताया कि मेरी पीठ पर भी कभी लाठी पड़ी है या मेरे सीने पर भी कोई लाठी पड़ी है। ये विपक्ष कहां था? अगर जनता के बीच में इतने सारे मुद्दे थे तो ये विपक्ष कहां आंदोलन करने के लिए था? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां बिना भाई भतीजावाद के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी पैसे के हमने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज जो उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योग थे, चाहे वो मथुरा का जो है पीतल का बर्तन का उद्योग हो या फिरोजाबाद के कांच के उद्योग हो, वो भदोही का कालीन हो या बनारस का सिल्क हो, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश में 25 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 7 लाख मीट्रिक टन आपने गेहूं खरीदने का काम किया था अखिलेश जी सब सरकार में थे। 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब सुनिए भाई, हम बता रहे हैं भाई, जनता के सामने छोड़िए ना, जनता के सामने छोड़िए भाई। आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप जब बोल रहे थे मैं चुप था। ये क्यों घबराने लगते हैं जब हम जनता के बीच में रिपोर्ट कार्ड रखते हैं? क्यों घबराते हैं? अरे भाई मैं पूछ तो रहा हूं अरुण राजभर जी, आपको चवन्नी की दलाली नहीं मिली ना, आप तो सत्ता में दलाली करने के लिए आए थे ना, इसीलिए आप छोड़ करके गए ना। क्यों छोड़ करके चले गए सत्ता से? आपने धोखा किया। आपको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विधायक आपकी पार्टी की जीत करके आए और आप धोखा दे करके चले गए। आपको जनता इस बार खामियाजा भुगतने पर मजबूर करेगी। सालार गाजी मसूद के बाजार पर जाकर के चादर चढ़ाओ। सोहेलदेव राजभर जी का जो अपमान आपने किया है ना, इस बार जनता आपको मजा चखाने का काम करेगी। ज्यादा दूर नहीं है ना, 10 तारीख यहीं पर है। अरुण जी, राकेश जी, ज्यादा दूर है नहीं, ये रही 10 तारीख, पता हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मुद्दे से इतर नहीं होना है, मुद्दे से नहीं भटकना है। मुद्दा क्या है आप लोगों का? आप लोगों की ताकत क्या है? आप जनता को बस ये बता दीजिए। बेरोजगारी पकड़ी है, ठीक है, आपकी ताकत बेरोजगारी। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं उनकी ताकत जो है विकास है। ठीक है, जनता ने देख लिया, सुन भी लिया आप लोगों को। फैजान खान साहब, आपकी ताकत वो खाली फोटो में चमक रहा हाथी है। खान साहब, आवाज आ रही है कि नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच पा रही। वो गाड़ी में भी दिख रहे हैं तो वहां से कनेक्शन हो सकता है थोड़ा सा धुलमुल हो। लेकिन पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। हाँ पंकज जी, मुद्दा आपका। एक विकास कह रहा है, दूसरा बेरोजगारी कह रहा है। आप रायबरेली भी है, बड़ा दौर है ये। ने बहुत कुछ गिनाया है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बस उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियों ने जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कहा है वो बता देता हूं। हमारे नीति आयोग ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार के बावजूद उत्तर प्रदेश जो सबसे गरीब प्रदेश है देश के, उसमें 3रे नंबर पर है। इसके बावजूद कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ी, यानी जितने प्रदेशों की सूची बनती है उस पर सबसे निचले पायदान पर है। और इसकी वजह है कि आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़पते रहे शहर शहर,
मरते रहे, शमशान में लाइन लग गई, लोगों को अंत्येष्टि तक सम्मानजनक तरीके से नहीं हुई। इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो जो गरीबी आपने दी है, आपने बेरोजगारी, भुखमरी दी है, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि कहां पर ऐसी लाठियां पड़ी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने एबीपी चैनल पर ही देखा था किस तरह प्रयागराज में छात्रों को लॉज में घुसकर, अभी बहुत दिन नहीं हुए, घुसकर उनका लॉज तोड़कर उनकी पिटाई की गई, जबरदस्त पिटाई की गई। बेरोजगारी का सवाल एकदम विस्फोटक बना हुआ है। इन्होंने कहा था, इनका पिछला संकल्प पत्र उठा लीजिए, कि 70 लाख लोगों को रोजगारियां देंगे। 70 लाख खुद कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। और इनके विधानसभा में जो इनका जवाब है, इन्होंने कहा कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी है। तो खुद ये रोजगार का जो आंकड़ा पेश करते थे, उससे कहां पहुंचे ये। इन्होंने किसानों से कहा था, ये जो गन्ना किसान है, उनका जो 14 दिन के अंदर उनका सारा बकाया है वापस कर देंगे, उनको दे देंगे, नहीं तो ये ब्याज देंगे। एक आदमी को भी ब्याज नहीं मिला। और 6 दिसंबर को राज्यसभा में इनकी सरकार ने जवाब दिया है, 3,750 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया। इस पूरे चौथे चरण में पंकज जी, इस पूरे चौथे चरण में रायबरेली की 5 में से वो 2 सीटें थी जो आपने जीत में तब्दील की थी, है ना? वो उन दोनों विधायकों के नाम क्या है सर? नहीं, आप क्यों उनका हम नाम ले, अभी उनको छोड़ के चले गए, तो आप क्या कहना चाह रही? आप पहले सवाल करना चाह रही थी। आप जबरदस्ती नाराज हो जाते हैं सर। लोकतंत्र में नाम भी ना पूछूं मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता इस चुनाव में। ऐसे क्यों नहीं? अरे आपकी टिकट पर चुनाव लड़े हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे आप गिना रहे हैं, वो 2 नाम भी आप मुझे नहीं बताएंगे? गलत बात है ना ये तो। रायबरेली जैसे इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के आपके 2 विधायक, मैं इतनी 59 सीटें, 59 में से 2 आपने जीती पंकज जी, 2, और वो रायबरेली की 2 महत्वपूर्ण सीटें। और मैं उन 2 विधायकों का नाम आपसे पूछ रही हूँ, आप गुस्सा कर रहे हैं। क्यों गुस्सा कर रहे हैं अपनी देश जी? मैं बिल्कुल गुस्सा, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर मनीष चौहान और पचरावा से हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं, पासी जी लड़ रहे हैं, सुशील पासी जीतेंगे। अरे जिन्होंने जीत दर्ज करवाई उनके नाम बताइए ना पंकज जी। ऐसे गद्दारों का नाम मैं क्यों लूँ इस चैनल पे? गद्दार हो गए वो? मैं कह रही हूँ इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो ये 2 विधायक आपके क्यों छोड़ कर गए? आदित्य सिंह आपके अब साथ नहीं है, राकेश सिंह अब वो आपके साथ नहीं है। मैं कह रही हूँ आपके अपने गढ़ में 2 महत्वपूर्ण चेहरे आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं पंकज जी। आप कैसे, किस मुद्दे पर जीत हासिल करेंगे? मुझे वो फॉर्मूला बताइए आप। मैं बता रहा हूँ, 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 12 से ज्यादा विधायक चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को छोड़ के भागे हैं। और इस समय प्रियंका गांधी जिस तरीके से महिलाओं के मुद्दे को लेकर, नौजवानों के मुद्दे को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को मत रही है, और जैसा समर्थन उन्हें मिल रहा है, आप चौंक जाएंगी तरह का हमारा रिजल्ट होने जा रहा है। हो सकता है आपकी नजर में हम बहुत कमजोर हों, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप मेरी नजर में कतई कमजोर नहीं, और मेरी नजर में कमजोर होने ना होने से पंकज जी सच बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा, ये बताइए। आपको वहां पर मजबूत होना है, जनता के दिलों में जाकर आपको मजबूत होना है, उनके जहन में जाकर, और इसके लिए मैं आपको पूरी शुभकामनाएं देती हूँ सर। आप बिल्कुल ये मत सोचिए, नहीं, आप ये मत सोचिए कि मेरी नजरों में आप कमजोर है कि नहीं। आपके मुद्दों को ले जाने का तरीका और नीति जो है उस पर मैं सवाल खड़े करूंगी, कर सकती हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी भी है, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि बड़ा पर्सनल मामला है। पर्सनल नहीं है, पर्सनल आदित्य जी के लिए हो सकता है, राकेश जी के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। अब निजेश अवस्थी, पंकज जी कह रहे हैं ऐसे नतीजे आएंगे कि सब के सब चौंक जाएंगे, क्योंकि उनकी नेत्री प्रियंका गांधी पुरजोर ताकत के साथ मैदान में उतरी है, और नो डाउट मेहनत हो रही है। विधायकों के नाम आप भाजपा प्रवक्ता से पूछिए, जो छोड़ के चले गए हैं। ये कौन सा सवाल है? हाँ, पंकज जी सही कह रहे हैं आप, मैं पूछूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। नहीं, वो इस चीज से बचेंगे नहीं। उनके भी केंद्रीय मंत्री, उनके भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री छोड़ के गए, वो नहीं बचेंगे इस सवाल से। पंकज जी रुक जाइए अभी, आप निजेश जी। पंकज जी, ओहो, अच्छा, हाँ, रुबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, सिर्फ रायबरेली के विधायक ही नहीं, जो बड़ा पोस्टर बहुत बड़ा निकाला गया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जो पोस्टर पे 3 चेहरे थे, वो तीनों चेहरे भी छोड़ गए कांग्रेस को। इलेक्शन से पहले ही छोड़ गए, इलेक्शन के बाद, हारने जीतने के बाद नहीं, पहले ही छोड़ गए। वो दल बदलू नहीं है, वो इलेक्शन से पहले ही छोड़ गए। पंकज जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ना उत्तर प्रदेश में
और न पूरे देश में। कहीं भी कांग्रेस अब किसी भी स्थिति में ऐसी नहीं है जिसमें वो अपने आप को विपक्षी दल कह सके। विपक्ष के कोई मुद्दे नहीं उठाना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणियां करना। आप जिस कनेक्शन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, उसमें अगर आप बीच में बोलने की कोशिश करेंगे तो वो टूटेगा और फिर बात समझ में नहीं आएगी। मैं आपको मौका दूंगी, प्रॉमिस। आपने वो हम पर सवाल कर रहे हैं तो हमें मौका दीजिए। पंकज जी सुन लीजिए। ठीक है, मैं देती हूँ मौका। कौन बोल रही है? रूबिका, बड़ी साफ सी बात है, पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हर तरीके से तमाम चैनल रिपोर्टर्स जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति कहता है कि हम गुंडागर्दी से परेशान थे। जो भी कमाते थे वो पता नहीं कब कौन छीन ले जाएगा, कौन उस पर कब्जा कर लेगा, मकान पे, दुकान पे, खेत पे कौन कब्जा कर लेगा, और हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। कोई नहीं जानता था, किसी को विश्वास नहीं था। पूरे प्रदेश में एक ऐसी अराजकता मची हुई थी जिनके साथ ये कांग्रेस वालों ने उनके साथ समझौता किया था। 3 दिन पहले तक कहते रहे 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, और उसके पश्चात उसी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा, वो भी हार गए। 7 सिर्फ विधायक आए थे इनके। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ, आरएलडी के साथ आप लोगों ने भी बड़े इलेक्शन, कश्मीर से लेकर वहाँ केरल तक आपने भी ऐसे खूब सारे गठजोड़ बनाए हैं, खूब सारे आपने भी इलेक्शन लड़े हैं। वहाँ पीडीपी से आपने गठबंधन किया ही था ना कश्मीर में। रूबिका जी पीडीपी से तो लोकतंत्र में इस तरीके के गठबंधन से किसी को कोई एतराज तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी दूध की तो धुली है नहीं इसमें। सुन लीजिए। नहीं, मैं बीजेपी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, लेकिन आप एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में एक हंग असेंबली आती है, 28 चुने हुए विधायक आते हैं जनता के साथ, सरकार नहीं बन पाती। हाँ, उसके लिए आपके पास कारण बताओ हो जाएगा। वो उसकी किसी को चिंता नहीं, वो सबके पास होती है। अपनी जय प्लीज, आप जम्मू कश्मीर मत ले जाइए ना। मैं उत्तर प्रदेश और लखनऊ और रायबरेली, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, वहां पर आपकी तारीख में रहना चाहती हूँ, क्योंकि कल को चुनाव है वहां पर, और मैं जनता के बीच में आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपके मुद्दे क्या है, वहां पर ले जाना चाह रही हूँ। तो अपनी जय जी बस 1 सेकंड मुझे दे दीजिए। फैजान खान कब से इंतजार कर रहे हैं। फैजान साहब, वो आपकी गाड़ी, आपका हाथी कहीं रुका कि नहीं रुका सर? तो मैं सवाल कर लूं। रुक गया रूबिका जी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये और ये चुनाव चल रहा है तो गाड़ी कहाँ से रुक पाएगी? ये तो 7 मार्च को जिस दिन चुनाव खत्म होगा उसी दिन रुक पाएगी। चलिए, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मुद्दा क्या है? आप है कहाँ? मुद्दा रूबिका जी ये है कि उत्तर प्रदेश में है, मुद्दा हमारे कि कन्याकुमारी में घूम रहे हैं? रूबिका जी, बहुजन समाज पार्टी के लिए मुद्दा जनता के मूल विषय है। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, जिस तरह से स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो जनता त्रैमान मचा हुआ है इस वक्त रूबिका जी। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कहां लेकर जा रही है? तुष्टीकरण, जाति के लिए। कानून व्यवस्था की जहां तक बात होती है, लॉ एंड ऑर्डर की, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी से अपनी तुलना करती है, पर बहुजन समाज पार्टी से नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे पता है, उत्तर प्रदेश के बच्चे को ये बात रूबिका जी पता है कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया इस उत्तर प्रदेश में किसी ने, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। दूसरी बात, विकास की बात भी अगर करें तो जितना विकास बहुजन समाज पार्टी ने किया, जितना रोजगार हमने दिया, वो किसी सरकार में आपने नहीं देखा। हमने 20 लाख नौकरियां देने का काम किया। लेकिन दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि वो जनता के मूल विषयों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है। आप पहले चरण से उठाकर देख लीजिए, इन लोगों ने चुनाव को कहां से स्टार्ट किया? पलायन से। ये अमित शाह बीएसपी के लिए क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मुसलमान जो हैं बीएसपी को वोट करेंगे, वो आज भी रेलेवेंट है। ये आप लोग पीछे कुछ चल रहा है क्या? नहीं, पीछे तो अगर चलना होता रूबिका जी तो 2019 में हम समाजवादी पार्टी के साथ, अपने घोर विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी का छोड़ा हुआ एक शगुफा है कि पीछे कुछ चल रहा है। हाँ, सरकार हमने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाया, लेकिन हम मुख्यमंत्री खुद थे, हमने दिया नहीं था समर्थन। दूसरी बात, ये बार बार कहना, क्या बेंगलोर का दृश्य आपने नहीं देखा रूबिका जी? क्या सेक्युलरिज्म पे जब सारे विपक्ष की पार्टी एक हुई थी, क्या बहुजन समाज पार्टी वहां नहीं थी? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वहां, सोनिया गांधी जी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, लेकिन दिक्कत है, मैं फैजान साहब, मैं ये कह रही हूँ कि अमित शाह जब ये बात कह रहे हैं उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। मैं पंकज जी से पूछ लेती हूँ। अमित शाह जी, भाई आप दोनों के अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी, क्यों? ये सवाल तो योगी आदित्यनाथ जी को, ये सवाल तो योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव जी से पूछे। घर पे तस्वीर ये लोग खींचाते हैं। रूबिका जी, जिस तरीके से अमित शाह
रेलेवेंट बताने लगे हैं बहुजन समाज पार्टी को, वो कोई इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। हमेशा मौके पर 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बहन जी ने सरकार बनाई है, ये सच्चाई है, उसको सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में। भाई और तो वो ये भी कोई चोरी से थोड़ी बनाई आपकी तरह, आप लोग तो चोरी से उनके साथ देते हैं। मैं जानता हूँ मुलायम सिंह यादव जी एडमिट होते हैं बीमारी के लिए, अब पता चला RSS से मीटिंग करते हैं। अखिलेश यादव जी लगातार मीटिंग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से। केवल कांग्रेस पार्टी है जो RSS और भारतीय जनता पार्टी से अखिल भारतीय स्तर पर समझौताहीन संघर्ष कर रही है। सपा बसपा बिल्कुल मिली हुई, मैं तो मानता हूं कि सपा हो या बसपा हो। मुलायम सिंह यादव ने संसद में खड़े होकर कहा था कि वो चाहते हैं 2019 में चुनाव में दोबारा बने प्रधानमंत्री, तो सच्चाई है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। और आप भी हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देते नजर आए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। अरे प्रभु, लेकिन आपका भी तो साथ दे के देख लिया ना, हुआ क्या वो सबको पता है नतीजा। हुआ क्या वो तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ही वकील, आप ही जज नहीं हो सकते, कि आप ही तय करेंगे और आप ही जो है बुलडोजर चला देंगे। ऐसे थोड़ी होता है। कानून को कहाँ आप रख रहे हैं? राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, कानून कहाँ है? एक सेकंड रोक रही हूँ। नीरज पांडे मेरे सहयोगी अमित शाह से इस वक्त बात कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रयागराज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ की सारी सीटें कमल फूल का निशान जीतेगा। सर क्या बदलाव देखते हैं, क्योंकि पहले तो जब आए थे 2017 में तब अतीक अहमद जैसे लोगों का बहुत यहाँ पे जोर हुआ करता था, अब वो सारी चीजें खत्म नजर आ रही हैं। देखिए, सिर्फ इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज नहीं, पूरे प्रदेश में सारे माफियाओं पर नकल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है और इसके कारण प्रदेश की जनता प्रसन्न भी है और एक प्रकार से संतोष और शांति का अनुभव भी कर रही है। गृहमंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं 22 में 22 किल तय हैं। अब 10 मार्च कहाँ दूर है? सर क्या कहेंगे, किन मुद्दों को सोचकर जनता वोट करे? देखिए, उत्तर प्रदेश ने कभी न देखा हो ऐसा विकास यहाँ पर हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बदली है। किसानों के और गरीब कल्याण के ढेर सारे काम हुए हैं और इसके साथ साथ हर घर में 24 घंटा बिजली का काम भी हुआ है, जिससे जनता बहुत खुश है। प्रयागराज की जनता से जब आप मिलते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है आपका, स्वाभाविक रूप से। क्या कहेंगे प्रयागराज के लोगों के? चुनाव के दिन बड़े सवेरे लाइन लगाकर भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल पर अपना बटन दबाए और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। हमसे बात करने के गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि 22 में 22 किल का सपना जरूर देख रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन जनता कमल को चुन चुकी और जब जब प्रयागराज वो आते हैं प्रयागराज की जनता का बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। मेरे सहयोगी नीरज को आप इस वक्त सुन रहे थे, वो गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे थे कि यहाँ सब जगह जो है कमल ही कमल खिलता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। मुद्दे उन्होंने साफ तौर पर गिना दिए हैं, बता दिए हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं जिम्मेदारी से 5 बजे प्रचार खत्म हो गया है। प्रयागराज उन इलाकों में नहीं आता है जहां पर कल वोटिंग होने वाली है। कल जो चौथे चरण का चुनाव होगा, जिन 59 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, वहां पर प्रचार समाप्त हो चुका है। ये दूसरा इलाका है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप अपनी बात 20 सेकंड में खत्म कीजिए, क्योंकि बीच में फिर ये इंटरव्यू आ गया था। मैं चाहती हूँ पहले अपनी बात आप खत्म करें और फिर राकेश त्रिपाठी। अमित जी ने जो कानून व्यवस्था का सवाल उठाया, मैं बस 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया, जब यहाँ पे तमाम आंदोलनकारियों के मसले पर उसने कहा कि पूरी वसूली आप वापस करिए। दिक्कत क्या है कि ये जो कानून व्यवस्था का ये पूरा ये कहते हैं कि हमने किया है, इसमें भी ये जाति धर्म देखते हैं। ये कार्रवाई किन पर करते हैं? 2 नाम लेते हैं, सिर्फ मुख्तार और अतीक। ये जो पूर्वांचल के तमाम बाहुबली माफिया घूम रहे हैं खुलेआम, इन पर जो 25,000 का फरार इनामी है, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो इनका क्योंकि सजाती है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि वो सन्यासी हैं, जो अपने पिता के अंत्येष्टि में इसलिए नहीं गए कि वो सांसारिक उससे रिश्तों से टूट चुके हैं, वो कहते हैं मैं क्षत्रिय कुल का उत्तम कुल में जन्मा हूं, इसका मुझे गर्व है। तो क्या ये जाति देखकर
धर्म देखकर कार्रवाई करेंगे। दो बड़े सवाल आपने उठाए पंकज जी, मैं इन दोनों सवालों का जवाब ले लेती हूं, लेकिन चूंकि आपने ये इन्फॉर्मेशन रखी है पब्लिक में और इस प्लेटफॉर्म पर, तो आपको अर्ध सत्य नहीं बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जरूर की है, ये आदेश जरूर दिया है कि जो संपत्ति ली गई थी सरकार द्वारा वो संपत्ति वापस की जाए, लेकिन नए कानून के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। जिस कानून के तहत कार्रवाई की गई है वो पुराना कानून है। ये सच है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए आप। रूबिका जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ मैं सुन रही हूँ। अर्ध सत्य नहीं है जी, अर्ध सत्य नहीं, यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि उन्होंने बिना जुडिशियल प्रोसेस से गुजरे कार्रवाई की, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अदालत किसी का घर में बुलडोजर चलवाए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इनका जिसका मन होगा जिससे कार्रवाई कर देंगे, यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, कानून आपके हिसाब से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर टिप्पणी की। पंकज जी सीधा ये आरोप आप पर लगा रहे, पहली बात। दूसरा, जाति को लेकर एक और बड़ा आरोप लगातार आप पे लग रहा है कि एक विशेष जाति को सब छूट है, कि तुम कितने ही बड़े गुंडे, कितने ही बड़े अपराधी, कितने ही बड़ी फरारी क्यों ना काट रहे हो, तुम जाकर खेलो भाई, क्रिकेट खेलो, चौके छक्के लगाओ, तुम्हें आज तक नहीं आएगी। देखिए रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रगल रहा है कि वो हिंदुओं को कैसे अपमानित कर सकते हैं। वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर है। गोरक्षनाथ एक ऐसी पीठ है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की आस्था है। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल गोरखपुर में नहीं, बल्कि देश के बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी उसमें आस्था है। और गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर को जाति में बांध करके बार बार देखना, ये बार बार प्रयास करते हैं कि कैसे हिंदू भावनाओं को, आस्था को कैसे अपमानित किया जा सके। उन्होंने इंटरव्यू में जब सवाल पूछा गया था उनसे, अब पंकज जी सवाल सुनिए भाई, आप जवाब सुनिए, आप वाहियात बातें कर रहे थे, मैं चुपचाप सुनता हूं ना। नहीं रूबिका जी, ये तरीका ठीक नहीं है, ये पंकज श्रीवास्तव का तरीका ठीक नहीं है। ये एक तो वास्तविकता में इनकी, अरे भाई आप नहीं, पंकज श्रीवास्तव बहुत वाहियात बातें करते हैं, मैं फिर भी उसके बावजूद धैर्यपूर्वक सुनता हूं। अरे आप सुनिए भाई, क्यों धैर्य खो बैठते हैं, क्यों धैर्य खो बैठते हैं भाई? आप अपमान करते हैं उसके बावजूद मैं सुनता हूं ना। किस लिए? क्योंकि आपको आईना दिखा सकूं, इसलिए क्योंकि आपको एक्सपोज कर सकूं, इसलिए क्योंकि आपकी पोल खोल सकूं। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप घबरा क्यों रहे हैं? आप चीख क्यों रहे हैं? रुकिए ना, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए ना। अरे रूबिका जी, इनको समय दीजिएगा अलग से, इनको फिर समय दीजिएगा। ये चीख करके चिल्ला करके डिरेल करना कोई नहीं बोला, आपने पूरी बात अपनी रखी। आप जरा राकेश जी को रखने दीजिए और उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। हाँ ठीक है, वो सुनिए राकेश जी, सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि ये आरोप वो नहीं लगा रहे हैं, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं उच्च कोटि से आता हूं या उच्च कोटि से ताल्लुक रखता हूं। बकौल पंकज जी, उच्च कोटि से जन्मा हूं, क्षत्रिय होने का गर्व है, ये उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा। ओके राकेश जी जवाब, ये मैं कह रहा हूं। सुन लीजिए भाई, मैं चुनौती देकर, अरे सुनिए पंकज श्रीवास्तव जी, या तो आपके कान खराब हो गए हैं या आपका दिमाग खराब हो गया है। आपको सुनाई नहीं पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता है। आप इंटरव्यू आज दोबारा जो फिर से सुनिएगा, इंटरव्यू में क्या कहा है। उच्च कोटि का शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, उच्च कोटि शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये सवाल जब पूछा गया है कि आप क्षत्रिय जाति में आपने जन्म लिया है, तो उन्होंने कहा कि भाई जिस जाति में जन्म लिया है उसको लेकर के शर्म नहीं है, उसको लेकर के स्वाभिमान है, लेकिन मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली है और संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के बाद मेरी कोई जाति नहीं होती है। राकेश त्रिपाठी अपनी बात खत्म कीजिए आप। ये और अरुण राजभर दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीच पे कुछ नेटवर्क इशू आ गया था। राकेश त्रिपाठी, नहीं, मैं इतनी बात कहूंगा, पंकज श्रीवास्तव जानबूझ करके आधी अधूरी बातों के आधार पर गलत नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत तरीके से कोट करने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपने मजिस्ट्रेट उसमें नियुक्त किए थे, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की आवश्यकता थी। मजिस्ट्रेट को क्वासी जुडिशियल पावर होती है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फुल जुडिशियल पावर होती है। ये तकनीकी पहलू था। इसके आधार पर आपने जो सदफ जाफर नाम के दंगाई को आपने 2 टिकट देने का काम किया ना, वो चेहरा नहीं छुपने वाला है। लखनऊ की संपत्ति को आप जलाएंगे, आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे और आपसे भरपाई भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है, सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान करेगा भरपाई उसी से करनी पड़ेगी। यह टैक्स पेयर का पैसा है। मध्यम वर्गीय लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा इकट्ठा करके सरकार को टैक्स देते हैं और उस टैक्स से जो भी संपत्ति होती है उसको आप जलाएंगे, फूकेंगे, तापेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे सरकार वसूली करके रहेगी। हम कानून इस संदर्भ में कठोरता से लेकर के ही आएंगे और हम कार्रवाई करा के रहेंगे। कोई दंगाई बचेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मुजफ्फरनगर के दंगे में अगर सचिन और गौरव के हत्यारों पर कार्रवाई हुई होती, अगर सचिन और गौरव की बहन के साथ छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई हुई होती तो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता। आप जैसे लोग दंगाइयों के पीछे खड़े होते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं रूबिका जी, मऊ का एक मॉडल है जो एक्सपोज करता है सपा बसपा और कांग्रेस को। अब सुनिए, मैं बात पूरी कर लूं।
मैं बात पूरी कर लूं रूबिका जी, मैं बात पूरी कर लूं बस। मैं एक आधा मिनट का समय और लूंगा। नहीं राकेश जी, आधा मिनट का समय नहीं। आपने जो बड़े आरोप लगाए हैं उसका जवाब प्लीज जरूरी है। प्लीज अरुण जी रुकिए, आपने बहुत सारा समय दिया। अरुण जी रुकिए, पंकज जी पहले। दंगाई कहा है, इनका दिमाग खराब हो गया। ये जिसको मन होगा दंगाई कह देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप जिस तरह से तकनीकी मसला उठा रहे, ये नहीं कहा। पहले तो आपको डांट लगाई कि जब पहले कहा हमने कि आप कार्रवाई इस तरह से नहीं करेंगे तो आप क्यों कर रहे हैं। आप पढ़िए उसको, और कहा कि अगर आप नहीं करेंगे वसूली के आदेश को वापसी तो हम करेंगे। तब आप वहां पे कह रहे हैं कि नहीं हम वापस कर रहे हैं। इस तरह की बातें मत करिए। क्या आपको पता नहीं कि कोई भी कार्रवाई इस तरह की होती है तो कानून के जरिए होगी, वो जुडिशियल कार्रवाई के तहत होगी। आप जिसको दंगाई कह देंगे वो दंगाई हो जाएगा, आप जिसको माफिया कह देंगे वो माफिया हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वीडियो उपलब्ध है जिसमें कहते हैं माननीय हमारे योगी जी कि मैं छत्री कुल में जन्मा हूँ, उत्तम कुल में जन्मा हूँ। और यही वजह है, मैं आरोप लगा रहा हूँ साथ साथ कि तमाम उनके सजातीय माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में, उन तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। एक का नाम लीजिए। उच्च कोटि कहाँ गया? उच्च कोटि में डिलीट कर दिया आपने। उत्तम कुल शब्द कहा, तो बाकी अधम कुल हो गए। मैं आपको चुनौती देता हूं, ये उन्होंने कहा कि मैं उत्तम कुल, वो वर्ण व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं। उत्तम कुल और निम्न कुल का क्या मतलब हुआ? और गोरखनाथ की बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीह, और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मसीह। वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ऊंच नीच सबसे परे थे। आप अगर कहते हैं कि वो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है तो गोरखनाथ की नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई पंकज जी, आपको शर्म आती है क्या? नहीं, ये कायस्थ कुल खानदान में आपने जन्म लिया, आप श्रीवास्तव हैं, आपको शर्म आती है क्या? अरे भाई, हर व्यक्ति को अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए, अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए, भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए, यूपी का होने वाले पर गर्व करना चाहिए। आप ये शर्म क्यों रखते हैं अपने अंदर? कांग्रेसी होने पर तो शर्म रखनी चाहिए। अभी ये बात हो सकती है। अभी तक तो हिंदू होने पर गर्व करते थे, अब जाति होने पर गर्व कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि कम से कम अपनी सच्चाई बता। पंकज जी, मैंने आपको कहा था ना, मैं कुछ नहीं सुन पाई। आपने जो बात कही ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सर। मैं आप लोगों की आज जनता आप लोगों की बहस को सिर्फ सुनना चाह रही है, क्योंकि कल उसे डिसाइड करना है कि वो किस ओर जाएगी। पंकज जी, राकेश त्रिपाठी ने एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब, और अरुण जी फिर उस बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने आपसे सीधे तौर पर पूछा कि आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उसका आपको फख्र है कि नहीं, गर्व है कि नहीं? मुझे मनुष्य होने पे फख्र है, बस। मैं मनुष्य हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। जात में जात है जब केलन के पास रैदास से मानुष बन सके। जब आज से पंकज श्रीवास्तव मत लिखिएगा, केवल पंकज लिखिए। ये पंकज लिखिएगा, इनके नाम में श्रीवास्तव मत लिखा करिए। ये पंकज श्रीवास्तव से नाम श्रीवास्तव हटाएंगे अपना। अरे क्यों? वो मेरे नाम से अंधेरा नहीं होता है। अरे अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं पर गर्व रखिए भाई, अपने कुल खानदान पर, अपने परिवार पर गर्व रखिए। मेरे आचरण से तय होगा, मेरे नाम से नहीं तय होगा, आचरण से तय होगा। महात्मा राकेश त्रिपाठी ने मेरा नाम नहीं, पर ये चीज आप ये चीज क्यों सिर्फ हिंदुत्व पर लागू होती है पंकज जी? ये चीज दूसरे धर्मों पर क्यों आप लोग लागू करने से कतराते हैं? क्यों कतराते हैं? आप बताइए, आप अपने गिरेबान में झांकिए और आप मुझे बताइए। अरुण राजभर कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी अब रुकिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, सबने पूरे हिंदुस्तान ने सुना आप जो कह रहे थे, और अच्छी बात है, आपको हिंदुस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं। ठीक है, अरुण राजभर जी। जाति से जोड़ रहा है। रूबिका जी, हाँ रूबिका जी जरा इनको शांत कराइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी राकेश त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात कहा है कि हम शुरू में जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हम लोग को पढ़ाया जाता था कि वह शक्ति हमें दो दया निदेख, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी को हो जावे। जब मैं यह बात कहता था कि जिन जातियों पे उपेक्षा हो रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जातिवाद का आरोप लगाती थी, और आज स्वीकार भी कर लिया कि जाति में जन्म लेना ये हमारे सम्मान की बात है। तो फिर उन जातियों को सम्मान क्यों नहीं आज तक दिए? चाहे अर्कवंशी हो, बंजारा हो, बारी हो, बहेलिया हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, पाल हो, प्रजापति, आज उनके बेटा बेटी को सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी, लेखपाल बनाने की जब बात आई तो ये हिंदू हो जाते हैं। जब हिस्सा देने की बात होती है तो ये जातियों में बढ़ जाते हैं। यही हकीकत है उत्तर देश की जनता का, यही हकीकत है भारतीय जनता पार्टी का। वोट लेना होता है तो हिंदू बनाते हैं, क्योंकि एडीआर का रिपोर्ट बता रहा है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सबसे फिसड्डी गरीबी रेखा में तो उत्तर प्रदेश। तो अरुण जी, आपने नीति आयोग आप जब ये कह रहे हैं कि नहीं पहले हिंदू फिर जाति में बांट देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों एक अंग्रेजी का सेंटेंस याद आया, लुक हु इज टॉकिंग। समझ गए ना सर आप?
देखिए रूबिका जी, देखिए साफ साफ सिद्धांत है, इस देश जाति प्रधान देश बना दिया गया। कृषि प्रधान देश था, जाति प्रधान देश बना दिया गया। आप किस वोट बैंक को साथ लेकर चलते हैं? न्याय अन्याय होने लगा, जैसा कि अभी। हाँ, मुझे ये बताइए ना, आप कह रहे हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए, आपकी पार्टी का बेस क्या है? देखिए रूबिका जी, अगर हमारे कैंडिडेटों का आप लिस्ट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 18 हमने सीटें प्रत्याशी उतारा है, आप उठा कर देख लीजिएगा, और भारतीय जनता पार्टी उठा कर देख लीजिएगा, कोई ऐसी जाति नहीं है 18 सीटों में जिसको हमने समाहित न किया। हम असली सामाजिक न्याय दिए, हम असली उनकी भागीदारी सुनिश्चित किए, हम असली सामाजिक न्याय के लिए उनको आगे करके लड़ाई लड़ने की तैयारी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न उनको शिक्षा देना चाहती, मैंने आपसे उम्मीदवारों की बात नहीं की है, मेरा सवाल बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल एकदम क्लियर था। किस वोट बैंक के आधार पर आपकी पार्टी है, उसका बेसिस क्या है, इसका जवाब दीजिए मुझे, क्योंकि आप कह रहे हैं जातिवाद नहीं होना चाहिए। हमारा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वोट है, अति पिछड़ा 46% है, वो हमारा वोट बैंक है। और वोट बैंक में सिर्फ अकेले राजभर नहीं है रूबिका जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारे साथ चौहान है, पाल है, प्रजापति, अर्कवंशी है, बंजारा है, बारी है, बहेलिया है, हमारे साथ बिंद है, केवट है, मल्ला है, निषाद है। कर दिया आपने, कर दिया सर, कर दिया आपने। ये जो गिनाया है ना, ये क्या है? एक जाति के लोग नहीं है, ये क्या है? अगर आप ये सोचते हैं कि हम एक जाति के लोग हैं, ये गलत बात। नहीं, आपने जो ये गिनाया है, इसको किसका बंटवारा कहते हैं? शिक्षा देने। जी अरुण जी, इसे क्या कहते हैं? इसको आपने किसमें बांटा है? ये जितने भी आपने मुझे नाम गिनाए हैं, ये जाति में बांटा है। 43 जातियां हैं। हाँ, ये आपने जाति में बांटा है। आपने ये नहीं कहा कि मुझे इन इलाकों में पूरा यूपी वाला और यूपी के लोग जो है वोट करते हैं। फिर आप ये मत कहिए कि जातिवाद को लेकर ये लोग लड़ रहे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं। आप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वक्त की कमी है, कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अरुण जी, पंकज जी, राकेश जी, आप तीनों को ऑल द बेस्ट। साइकिल पर रोड पड़ेगा कल, और जनता आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जनता को अधिकार है वो अपना मत किसको दान करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आप सभी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।